जब भी हम गुप्त साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है, भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग। पर क्या ये लेबल, ये उपाधि वाकई में पूरी कहानी बताती है? मतलब क्या सब कुछ सच में सोने जैसा ही था? चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी स्वर्ण युग के टैग को जरा करीब से देखते हैं और इसका असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि आखिर हम किसी भी दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते क्यों हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार कला या विज्ञान की नई नई खोजें हैं? या फिर ये भी देखना जरूरी है कि समाज में लोग कितने खुशहाल थे? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। तो हम बात करेंगे कि ये साम्राज्य बना कैसे, यहाँ किस तरह की प्रतिभाएं पनपी और क्या समाज सच में सबके लिए सुनहरा था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये साम्राज्य खत्म कैसे हुआ और अपनी क्या विरासत छोड़ गया। तो कहानी शुरू करते हैं एक साम्राज्य के बनने से, एक ऐसे राजवंश के उदय से जिसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। इस साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त प्रथम ने, खुद को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा घोषित करके। फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी जीतों से साम्राज्य को बहुत फैलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में तो कला और व्यापार अपने चरम पर थे। और हाँ, इसी वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्कंदगुप्त ने हूणों के हमलों से साम्राज्य को बचाया। समुद्रगुप्त की बात करें तो वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत थे। उन्हें भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है, पर वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा नहीं थे, वो कला के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनके सोने के सिक्के, जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कमाल है ना? अच्छा, तो इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? देखिए, गुप्त प्रशासन एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन की तरह था। सबसे ऊपर राजा, फिर पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्तियां जिलों में बटी थीं, जिन्हें विषय कहा जाता था। और सबसे नीचे की इकाई थी ग्राम यानी गांव। तो पावर ऊपर से नीचे तक जाती थी, पर स्थानीय स्तर पर भी लोगों को काफी आजादी थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस युग को इसका मशहूर नाम दिया, यानी प्रतिभा का ऐसा विकास जो पहले कभी नहीं देखा गया। वो कौन सी दिमाग चकरा देने वाली उपलब्धियां थीं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 0, 0। आज ये हमें कितना आम लगता है, पर उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, जिस पर आज हमारी पूरी मैथ्स और टेक्नोलॉजी टिकी हुई है, वो इसी दौर में आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों की देन थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और बात सिर्फ जीरो पर खत्म नहीं हुई। इसी दौर में डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली पूरी तरह से विकसित हुई। सोचकर देखिए, आर्यभट्ट ने न सिर्फ पाई की कीमत लगभग सटीक निकाल ली थी, बल्कि ये थ्योरी भी दी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। वराहमिहिर जैसे खगोलविदों के साथ मिलकर ये सचमुच ज्ञान का एक विस्फोट था। विज्ञान के साथ साथ साहित्य की दुनिया में भी बहार आई हुई थी। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर था और इस साहित्यिक क्रांति के केंद्र में थे महाकवि कालिदास, जिनकी लिखी चीजें आज भी भारतीय साहित्य का गौरव है। कालिदास की रचना मेघदूत से प्रेरित ये लाइन उस दौर के साहित्य की गहराई को दिखाती है। जरा कल्पना कीजिए, कोई बादलों को अपना मैसेंजर बनाकर पहाड़ों के पार अपना प्यार का संदेश भेज रहा है। ये इस युग की क्रिएटिविटी का एक छोटा सा नमूना है। और यही क्रिएटिविटी हमें कला और वास्तुकला में भी देखने को मिलती है। अजंता की गुफाओं की वो हैरान कर देने वाली पेंटिंग्स हों, या दिल्ली का वो लौह स्तंभ जिस पर 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगा, या फिर नालंदा जैसा शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र, ये सब उसी युग की देन है जिन्हें हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब तक तो तस्वीर काफी चमकदार लग रही है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये स्वर्ण युग सच में सबके लिए सुनहरा था, या इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ था? चलिए, अब इस दौर की तरक्की और इसके विरोधाभासों को समझते हैं। और यहीं पे हमें गुप्त काल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो दिमाग आसमान छू रहा था, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में कमाल की तरक्की हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ समाज जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा कठोर होता जा रहा था। मतलब वर्ण व्यवस्था और भी सख्त हो गई। जहां एक तरफ कमाल की कला बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ भेदभाव बढ़ रहा था।
और ये विरोधाभास सबसे साफ दिखता है महिलाओं की स्थिति में। इस तथाकथित स्वर्ण युग में उनका दर्जा पहले के जमानों से असल में गिरा। बाल विवाह ज्यादा होने लगे, ऊंची जातियों में विधवाओं की दोबारा शादी पर रोक लग गई और पढ़ाई लिखाई के रास्ते भी उनके लिए लगभग बंद हो गए। ज्यादातर महिलाओं की दुनिया घर की चारदीवारी तक ही सिमट गई। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता और गुप्त साम्राज्य की चमक भी एक दिन फीकी पड़ने लगी। तो आखिर क्या वजहें थीं कि ये इतना महान साम्राज्य आखिरकार बिखर गया? देखिए, साम्राज्य के पतन की कोई एक वजह नहीं थी। एक तो बाहर से हूणों के हमले लगातार हो रहे थे और अंदर स्कंदगुप्त के बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे। वो आंतरिक विद्रोहों को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे जो स्थानीय सामंती राजा थे वो ताकतवर होते गए और खुद को आज़ाद घोषित करने लगे, जिससे केंद्र की ताकत पूरी तरह बिखर गई। ये सामंती व्यवस्था आखिर थी क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें स्थानीय शासक, जिन्हें सामंत कहते थे, अपने अपने इलाकों पर राज करते थे। बदले में वो केंद्र के राजा को टैक्स और फौजी मदद देते थे। मजे की बात यह है कि जिस सिस्टम ने शुरू में साम्राज्य को संभालने में मदद की, आखिर में वही उसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह बन गया, क्योंकि ये सामंत वक्त के साथ बहुत ताकतवर हो गए थे। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस युग ने हमें ऐसी कौन सी विरासतें दी जो आज भी हमारे साथ हैं। साम्राज्य के टूटने के बाद भी बहुत कुछ बच गया। दशमलव प्रणाली और जीरो का कॉन्सेप्ट, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। कालिदास जैसे कवियों का अमर साहित्य, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। कला और मंदिरों को बनाने का एक क्लासिकल स्टाइल और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा शिक्षा का मॉडल, ये सब गुप्तकाल के वो तोहफे हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या एक ऐसा दौर जिसमें कुछ लोगों के लिए तो जबरदस्त तरक्की हुई, लेकिन उसी समय दूसरों पर बंदिशें बढ़ती गईं, क्या उसे सच में स्वर्ण युग कहना सही है? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं।